नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी की तरफ से आने वाली बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और अगर आप आरपीएफ या आरपीएसएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस बुक में आपको प्रीवियस जो एग्जाम हुए थे इनके क्वेश्चन पेपर हल सही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी इस बुक के अंदर मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो इसमें एक क्वेश्चन है ये आपको व्याख्या हल सहित मिलेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन ही आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। और इसी बुक को अगर आप यहाँ पर कॉम्बो के रूप में लेना चाहते हैं तो कॉम्बो के रूप में भी आपको ये बुक मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ये अलग अलग बुक जो है यहाँ पर रेलवे रीजनिंग चैप्टर वाइज की, रेलवे मैथ्स चैप्टर वाइज और रेलवे सामान्य अध्ययन चैप्टर वाइज बुक मिल जाएगी। और ये जो बुक है आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील इन पर भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए आप इन बुक को ले सकते हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो अब जो हम अपने जो क्वेश्चन इन पर वापस आ चुके हैं और ये जो क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे इसमें आरपीएफ वाला एग्जाम है या कोई अन्य एग्जाम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सामान्य जानकारी से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन और उसके नेता का इनमें से कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है? पागलपंथी विद्रोह, तिरोध सिंह, अहोम विद्रोह, गोमदर कुंवर, पाइका विद्रोह, बक्सी जगबंधु या कोल विद्रोह, बुद्धू भक्त। तो यहाँ पर क्या है, एक सुमेलित नहीं में पूछा गया था और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिए गए हैं पागलपंथी विद्रोह, तिरोध सिंह। तो ये जो पागलपंथी जो विद्रोह है 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ग्रामीण बंगाल में जमींदारों या भू मालिकों के दमनकारी शासन के खिलाफ एक गंभीर सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। और इसकी स्थापना करीम शाह ने बंगाल के मयमनसिंह और शेरपुर जिलों में की थी। करीम शाह के बेटे टीपू शाह के नेतृत्व में इस आंदोलन ने किसान विद्रोह आयोजित करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो यहाँ पर जो इसमें जो एक नहीं है ऑप्शन 1 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही उपाधि अधिनियम के माध्यम से महारानी विक्टोरिया ने केसर-ए-हिंद या भारत का महारानी की उपाधि धारण की थी। महारानी विक्टोरिया द्वारा उक्त उपाधि धारण किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय इनमें से कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लैंसडाउन, रिपन या लॉर्ड लिटन। तो यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन आएगा 4 वाला। तो कौन थे? लॉर्ड लिटन। तो 1 जनवरी और 1877 को दिल्ली के कोरेंसन पार्क में ब्रिटिश सम्राट क्वीन विक्टोरिया ने केसर-ए-हिंद भारत की महारानी की एक नई उपाधि धारण की थी। और विक्टोरिया की उद्घोषणा जलसा-ए-केसरी की प्रमुख घटना थी, जो एक विशाल शाही जमवाड़ा था और जिसे अंग्रेजों में दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता था। और ये जो घटनाएं हैं लॉर्ड लिटन के वायसराय काल के दौरान घटित हुई थी। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन आएगा जो हमारा 4 वाला। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 अक्टूबर, 5 सितंबर, 12 नवंबर या 18 दिसंबर को। विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन आएगा 3 वाला। तो प्रतिवर्ष 12 नवंबर। वैसे नहीं आपको याद रहता है तो निमोनिया जो है सर्दी में पड़ता है बच्चे की, जिसमें छाती रुक जाती है। तो नवंबर का महीना मतलब जो सर्दी की शुरुआत कह सकते हैं आप एक तरीके से। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष 12 नवंबर को माना जाता है और इसे निमोनिया रोकने की पहल हेतु 2009 में शुरू किया गया था, ताकि निमोनिया के संबंध में जागरूकता बढ़ाई जा सके और जिसके कारण दुनिया भर में बच्चों की सर्वाधिक मृत्यु भी होती है। तो सर्दी में होता है निमोनिया, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ शाह फर्रुखसियर के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य इनमें से कौन थे? मुगल सम्राट, खिलजी, राजपूत या गुप्त सम्राट। तो हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ शाह। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है 1 वाला। तो कौन है ये? मुगल सम्राट है। तो हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ शाह मुगल सम्राट
फर्रुखसियर के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक थे और उन्होंने 1713 से 1721 तक मुगल साम्राज्य के अधीन दक्कन के वायसराय के रूप में काम किया था और उन्होंने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी और 1748 तक इस पर शासन किया था। नेक्स्ट आ जाता है, भारत ने इनमें बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। तो भारत ने इनमें से किस में बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ 2019, 15, 20 या 2017 में? तो यह थी 19 जुलाई 2019 में। तो कब थी? 19 जुलाई 2019। नेक्स्ट आ जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 23, 22, 26 या 20? तो इसमें जो भाषाएं थी ये 22 थी। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में, कब? 2003 के 92 जो संशोधन अधिनियम था इसके द्वारा जोड़ा गया, जो 2004 में लागू हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा स्मारक राजस्थान में है? हवा महल, बड़ा इमामबाड़ा, बीबी का मकबरा या उज्जैन महल? तो कौन सा स्मारक है जो राजस्थान में है और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में आया है? तो कौन सा है राजस्थान में? हवा महल। इसकी संरचना का जो निर्माण है ये 1799 में जयपुर शहर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और यह राजपूत वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं? पंपास, प्रेरी, स्टेपीज या डाउन्स? तो कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा 2। तो कौन से है? ये प्रेरी है। तो प्रेरी जो उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों और कनाडा के कुछ हिस्से को कवर करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन रहेगा 2 वाला। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? तुर्की, संस्कृत, फारसी या फिर उर्दू? तो दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा, और यहाँ पर एक ऑप्शन थी, तो कौन सी थी? फारसी भाषा थी। नेक्स्ट है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल या फिर अरावली से? लूनी नदी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन 4 वाला। तो कहाँ से निकलती है? अरावली से। लूनी नदी जो है ये अजमेर जिले में पुष्कर घाटी के पास अरावली रेंज की नागापहाड़ी से निकलती है और एक मौसमी नदी है जो क्या गर्मियों में सूख जाती है। सहायक नदियों की बात करें तो जिसमें जो है जवाई, सोकरी, गुहिया, बांदी व जोजरी, ये वाली है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी? वर्धमान में, बैरकपुर, मुर्शिदाबाद या फिर कलकत्ता में? तो राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधार संघ की, और यहाँ पर है ऑप्शन 4 हमारा, तो ये कोलकाता है। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में, कब? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया था। उनका जो जन्म है 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के राधानगर गांव में हुआ था और उन्हें मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। कई बार आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि जैसे राजा की उपाधि ये दी गई थी, तो इनको देने वाले थे बादशाह अकबर। तो मुगल थे मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है, उपभोक्ता की नज़र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तु को ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी अन्य उत्पाद के समान या तुलनीय होता है, ताकि वे या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से उपभोक्ता की समान जरूरतों को पूरा कर सके। तो ये उपभोक्ता वस्तुएं हैं स्थानापन्न माल, मध्यवर्ती या पूंजीगत सामान है।
और इनमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन 2। तो कौन सा है ये? स्थानापन्न माल है। नेक्स्ट आ जाता है मंगोलिया देश निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप या अफ्रीका में? तो मंगोलिया देश किस महाद्वीप में स्थित है? और जो ऑप्शन रहेगा 2 हमारा, तो ये एशिया में है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प आपके टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से विस्तारित करेगा? राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई या फिर सेंटर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। और इसमें देखें तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3 वाला। तो जस्टिफाई जो है ये यहाँ पर जो है एमएस वर्ड में मार्जिन के बीच पार्ट को समान रूप से विस्तारित करेगा। और कंट्रोल की अगर बात करें, कंट्रोल और साथ में जे, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, कंट्रोल साथ में जे का। नेक्स्ट है प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। ये जो लड़ाई है किस वर्ष में हुई थी? 1757, 1857, 58 या 1756 में? प्लासी की लड़ाई, और इसका जो संबंध है ये 1757 से है। कंप्लीट डेट की बात करें तो ये थी 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत थी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे यहाँ पर सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि के चाल से अधिक होती है तो इसे कौन सी चाल पर यात्रा करना कहा जाता है? अपश्रव्य, प्राश्रव्य, पराध्वनिक या ध्वनि? जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर देखें तो ये हमारा जो सेंसर ऑफ रहेगा 3 वाला। तो पराध्वनिक इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है तांबे के बने हुए ऊष्मापी का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि इसके द्वारा 3.6 kg ऊष्मा अवशोषित किए जाने पर इसके तापमान में 45 डिग्री की वृद्धि होती है। तो तांबे की विशिष्ट ऊष्मा होगी, और जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन 4 में, तो कितनी होगी? 200। नेक्स्ट है फेराडे प्रति मीटर की इकाई है। विद्युत शीतलता, वाट प्रति स्टेडियन, पारगम्यता या विद्युत चालकता? तो फेराडे प्रति मीटर की इकाई है कितनी, जो ऑप्शन 1 में दी गई है, तो यह है विद्युतशीलता। नेक्स्ट आ जाता है किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य जो पुर्जा होता है? ट्रांजिस्टर, क्रिस्टलीय दोलित्र, डायोड या संतोलक चक्र? और इसमें जो माना गया है ऑप्शन 2 में जो दिया गया है, तो ये क्रिस्टलीय दोलित्र है। तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जो होती है इसमें प्रयुक्त क्रिस्टलीय दोलित्र घड़ी में कंपन उत्पन्न करता है, और इसी के परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक घड़ी समय निर्देशित करती है, और यही कार्य लोलक घड़ी में लोलक करता है। नेक्स्ट है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है स्वतः विकिरण, वनतः विक्षेपित विकिरण, प्रकीर्ण विकिरण या उद्दीप्त विकिरण? लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्त विकिरण, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है। लेजर का जो अर्थ है ये विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन करना है। लेजर एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्मिक किरणें। ये आवेशित कण हैं, अनावेशित कण हैं। अनावेशित तथा अनावेशित दोनों ही हो सकती है या कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 1 को, तो कॉस्मिक किरणें जो है ये आवेशित कण होते हैं। कॉस्मिक किरणें जो है ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के अवशोषित कण होते हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकोल, मिथेनॉल या प्रोपिल एल्कोहल? तो स्वचालित इंजनों हेतु इनमें से कौन से हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो ये एथिलीन ग्लाइकोल है। इसके बाद है हमें हरी घास का हरा रंग दिखाई देता है। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है।
हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है। हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परिवर्तित करती है या कोई सा भी नहीं। तो हमें हरी घास का हरा रंग दिखाई देता है। तो इसका जो कारण है ऑप्शन 1 में कि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। हरी घास की पत्ती पर पड़ने वाले प्रकाश से पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक मुख्यतः लाल, बैंगनी, नीला और नारंगी प्रकाश को अवशोषित करता है और हरे रंग को परावर्तित करता है। तो इसी कारण से घास हमें हरी दिखाई देती है। इसके बाद है अनभुज चने जो चूना है इसका सूत्र, आणविक सूत्र कौन सा है बिना भुजे चूने का। तो जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है CaO। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होती है इसको भुजा हुआ चूना कहते हैं, जिसका जो सूत्र है ये वाला CaOH2। और अंडे का कवच ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, इसका सूत्र है ये वाला CaCO3। नेक्स्ट आ जाता है 3p6 विन्यास में चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान होगा। तो कितना होगा जो ऑप्शन 2 में दिया गया है। नेक्स्ट है Na2O एक ऑक्साइड है, क्षारीय, अम्लीय, निष्क्रिय या उभयधर्मी। तो Na2O क्या है और इसको माना गया है एक क्षारीय ऑक्साइड। क्षार वैसे भस्म जो जल में विलय होते हैं। इसके बाद है 12 ग्राम ऑक्सीजन में मोल होंगे, कितने होंगे तो ये होंगे 0.375। नेक्स्ट है फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। पेटूनिया, हाइड्रेजिया, जेरेनियम या चमेली। तो नहीं में पूछा गया, नहीं देती है कौन सा, तो जो ऑप्शन 4 में दिया गया है चमेली फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। इसके बाद है मटर के पौधों में करैक्टर रिसेसिव होते हैं। जूरीधार बीज, राउंड सीड, हरी फली या पीला बीज। तो मटर के पौधों में होता है और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो मटर के पौधों में होता है जूरीधार बीज। इसके बाद है जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती तो वे किस समूह में आते हैं। तो जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती, डेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा या ब्रोएफाइटा। तो शरीर रूपरेखा नहीं होती है तो उनको कहा जाता है थैलोफाइटा, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन आ जाता है एक निश्चित कोड भाषा में गो एंड गोन को हम DAMADOF लिख सकते हैं। ही हैड गोन को हम GADOL ये लिख सकते हैं। ही वाज गुड को ये लिख सकते हैं। तो हैड का बताना क्या होगा, इसका निश्चित इसे कैसे लिखा जाएगा। तो इसके लिए आसान है, सबसे पहले हम ये लाइन लिख लेनी है गो एंड गोन, इसमें दिया गया है DAMADOF। इससे बाद नेक्स्ट देख लेनी है ही हैड गोन, यहाँ पर गो वेंट गोन, मतलब यहाँ पर भी गोन है और यहाँ पर भी गोन है। अब कॉमन देखना है DAMADOF, GADOL MA। तो मतलब जो MA जो है, MA कोड किसका है, गोन का। नेक्स्ट वाले में भी देख लेते हैं ही वाज गुड, ही वाज गुड इसका है NAGACA। इसके बाद देख लेना है ही वाज गुड NAGACA। अब इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है, इसमें इन तीनों देख लेते हैं। तो गो वेंट गोन इसका तो ये वाला था, ही हैड और इसका था ये वाला। अब इसमें ही यहाँ पर भी है और इसमें भी है, और GADOL NAGACA मतलब ये जो GA इसमें भी है, इसमें भी है, ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ही का कोड हो जाएगा ये वाला।
अब बच गया इसमें एक HAD, तो HAD का DOL हो जाएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है। तो इस प्रकार से आप मैच करके इनका जो है आसानी से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो क्वेश्चन मार्क यहाँ के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर बताना कौन सा आएगा, तो कौन सा कोड यहाँ पर इसमें चला हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो 2 की पावर यहाँ पर जो है 3, 35, 99, 195, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 में 1 कम किया गया है, तब जाके 3 आया है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो 6 की पावर 2 में से 1 कम किया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 की पावर 2 में से 1 कम किया गया है। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 2, 6, 10 और 14 की पावर 2 में से 1 कम किया गया है। तो इसी प्रकार से देखें तो 2, 6, 10, 14, इसके बाद आ जाता है 18 की पावर 2 में से 1 कम, तो कितना हो जाएगा 323। तो जो ऑप्शन यहाँ पर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे से वही संबंध है जो दूसरे का पहले से है। पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो क्या कुछ कोड इसका चलाया हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो PRINT, तो 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर भी देखें तो इसका कौन सा कोड है 2, 4, 5, 1 और 3। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपने चलाना है। तो इनका भी 1, 2, 3, 4, 5 आप कोड दे सकते हैं, 3, 4, 5, और फिर ये वाला कोड यहाँ पर इसका बना लो। तो सेम वही है RNTPI, तो है तो वही, इसी को जो है बदल के लिखा गया है। तो इसका जो है फिर कौन सा बनेगा, यहाँ पर ये वाला बन जाएगा ऑप्शन 3 वाला, क्योंकि कोड ये संख्या तो वही है, सिर्फ कोड के अनुसार चेंज करना है। इसके बाद है किसी कोड भाषा में, ये जो यहाँ पर दिया गया है SPIRIT, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं SPIRIT, और इसी प्रकार से यहाँ पर WKMIMG। तो यहाँ पर इसमें कौन सा कोड चलाया हुआ है, S से W में अगर देखें तो 4 अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। इसी प्रकार से P से K में देखें MNOPK, I से M में देखें तो यहाँ पर भी 4 है, R से I देखें तो कुछ नहीं है, I से M देखें तो यहाँ पर भी 4 है। तो मतलब ये ऐसे ही हैं और ये इसमें 4 हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम इसको बनाएंगे तो OL का मतलब जो है यहाँ पर विपरीत से है, जैसे ये PK है, MNOPK, तो जैसे ये उल्टा है यहाँ पर विपरीत। तो यहाँ पर तो हमें इनका तो पता है कि इनमें 4 का है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें विपरीत क्रम चला हुआ है। और विपरीत क्रम यहाँ पर कैसे है, तो जैसे हम यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट अगर देखें तो P जो है कौन से नंबर पे आता है, P का जो क्रम है वो 16वें नंबर का है। इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट में अगर हम देखें तो नेक्स्ट में अगर हम R को देखें तो R जो है ये अल्फ़ाबेट में 18वें नंबर पर आता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट में देखें तो T जो है ये 20वें नंबर पर आता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर बाएं से दाएं चलते हैं अल्फ़ाबेट में ABCD, तो ये 16वें, 18वें और 20वें नंबर पर आता है। तो फिर हमें क्या है, इनका उल्टा देखना है। जैसे Z से लगाना है, Z, Y और क्या आता है इसके बाद X, W। तो इस प्रकार यहाँ से हमने चलना है और 16वां क्रम जो हमने देखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हल होगा। तो जब हम यहाँ से 16 नंबर देखते हैं तो ये आता है K। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट में जब 18 नंबर हम देखेंगे तो उसमें I आएगा। इसी प्रकार से जब हम Z से 20वां नंबर देखेंगे तो उसमें
जी आएगा। तो ये वाला क्रम यहाँ पर चला हुआ है और इसी प्रकार से आपने इसमें भी चलाना है। तो जब हम इसमें चलाएंगे तो कौन से वाला यहाँ पर इसमें बन के आएगा, तो जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है, तो ये वाला जो है ये इसमें बन के आएगा। तो आप इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट जो है इसमें 7 मित्र हैं। MNOPQRS सभी जो है एक सीधी पंक्ति में और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। मतलब सीधी पंक्ति है और उत्तर की साइड में इनका मुंह है। तो ये दिशा है, उत्तर बिल्कुल पीठ हमारी दक्षिण, राइट हैंड पूर्व और लेफ्ट हैंड पश्चिम। तो ये वाला कुछ कोड जो यहाँ पर बनेगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। 7 मित्र हैं तो सातों का आपने यहाँ पर बिठा लेना है। 1 2 3 4 5 6 7। सभी का जो मुंह है वो उत्तर की साइड में है, दक्षिण की साइड में इनकी पीठ होगी। तो यहाँ पर अब आपने उसको देखना है जिसका सबसे पहले जो स्थान है फिक्स हो। तो यहाँ पर देखें तो एन पंक्ति के मध्य में बैठा है। अब जब यहाँ पर 7 है तो बीच में देख लेना है 1 2 3 1 2 3, मतलब जो बीच है बीच में यहाँ पर क्या है, एन है। तो इसका स्थान यहाँ पर फिक्स है, एन बीच में है, एम क्यू और पी के बीच में है। अब इसी के पास वाला देखना है हमने पहले, एन वाला। क्यू जो है एन के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो एन के बगल में क्या होगा, क्यू और बाईं साइड में होगा, क्योंकि ये बाईं बनेगी और ये दाईं बनेगी, ये राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड। तो क्यू यहाँ पर आएगा बिल्कुल बगल में। तो क्यू जो है एन के बाईं ओर ठीक बगल में है। अब एन का भी हमारे पास क्यू का भी और एन का स्थान आ चुका है। इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट देख लेना है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं, एन पंक्ति के मध्य में हो गया, एम जो है क्यू और पी के बीच में है। एम जो है तो यहाँ पर है एम क्यू और पी के बीच में है। और लास्ट की लाइन जो अगर हम देखें तो एम और ओ किसी भी सिरे पर नहीं है। मतलब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह बची है, तो सिरे पर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है एम यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो जाएगा एम। अब यहाँ पर देखिए एम जो है क्यू और पी के बीच में है। अब बीच में तो तभी आएगा अगर पी यहाँ पर हो, तो एम तभी आएगा इसके बीच में, पी और क्यू के बीच में। अब बच गए 3 स्थान हमारे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एम क्यू और पी के बीच में है, क्यू एन के बाईं है, एस ओ के बाईं और ठीक बगल में है, एम और ओ किसी भी सिरे पर नहीं है। अब ओ जो है वो किसी भी सिरे पर नहीं है, तो ये भी यहाँ पर जो बात फिक्स है। तो ओ किसी भी कोने पर नहीं है, एक ही कोना यहाँ पर बचा हुआ है। और एस ओ के बाईं ओर है। अब एस जो है ओ का बायां कैसे बनेगा, ओ का बायां यहाँ पर बनेगा इस साइड में। एस जो है ओ के बाएं है, क्योंकि उस पर तो है नहीं है कोने पे, तो एस ओ के बाएं है। ओ का बायां तो यही बनेगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, ये राइट है। तो फिर एक जो बच गया वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बैठे हुए हैं। अब दाएं सिरे पर कौन है, ये बायां था ये दायां था, तो कौन है यहाँ पर, तो जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, अर्थात आर जो है यहाँ पर रहेगा। तो पहले आपने एक स्थान फिक्स देख लेना है, उसी के साथ फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हल करना है। इसके बाद है गणितीय काल्पनिक गणितीय प्रणाली में पी घटाने को दिखाता है। तो पी का मतलब माइनस से है, क्यू का मतलब भाग से है, आर का मतलब जमा से है, एस का मतलब गुणा करने से है। गणित के अन्य सभी नियम मौजूद प्रणाली की समान ही हैं। तो ये जो है यहाँ पर इनके स्थान पर ये वाले चिन्ह आपने रख लेने हैं। बोर्ड मास वाला नियम आपने लगाना है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर क्या बनेगा, 106 और क्या जाएगा जमा 115 भाग में 23 गुण में 7 माइनस 19। तो बोर्ड मास वाला लगाना है, भाग हो जाएगी। तो 106 जमा में 23 को 15 से 5 गुणा में 7 माइनस में 19 भाग हो गई। उसके बाद आ जाते हैं गुणा की बारी।
तो वैसे ही 106 जमा 7 पंजे 35 माइनस 19 भाग हो गई, गुणा हो गई। अब आ जाती है जमा की बारी। तो कितने हो जाएंगे 141 में 19, तो कितने हो जाएंगे 122 भाग गुणा जमा माइनस। तो 122 जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बोर्ड मास वाला नियम लगेगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक शीशा है, इसके सामने कोई संख्या लिखी हुई है, तो आपने बतानी है कि ये कैसे दिखाई देगी। तो शीशे के पास में जो अक्षर होता है वो सबसे लास्ट में भी चला जाता है और उलट भी जाता है, और जो सबसे लास्ट में होगा वो सबसे पहले चल जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें, अब क्योंकि 8 यहाँ पर पास में था तो दूर होना चाहिए, तो ये तो पहले ही गलत हो गई। अब डी यहाँ पर पास में होना चाहिए, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ई और ये एफ ये भी उल्टे होने चाहिए, और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है तो ये वाला जो है यहाँ पर इसका बनेगा। इसके बाद है ए गुणा बी का मतलब ए बी का भाई है, ए माइनस बी का मतलब ए बी की माँ, ए भाग बी का मतलब ए बी का पिता है, तो इनमें से किसका अर्थ एम क्यू का पुत्र है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बनेगा इसका एक वाला, क्यू भाग एम गुणा आर। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर कथन और निष्कर्ष वाला है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर कथन दिया गया है कि जो सभी लैपटॉप जो है वो क्या है, मॉनिटर है। हम एम से मॉनिटर, एल से लैपटॉप लिख लेते हैं। सभी मॉनिटर टीवी है, सभी मॉनिटर क्या है, टीवी है, सभी लैपटॉप मॉनिटर हैं, सभी मॉनिटर टीवी हैं। तो निष्कर्ष देखते हैं क्या निकलेगा इसका। निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि सभी मॉनिटर लैपटॉप हैं। तो यहाँ पर देखें, क्या सभी मॉनिटर लैपटॉप हैं, क्या सभी मॉनिटर लैपटॉप हैं, नहीं है, कुछ हिस्सा हो सकता है। कुछ टीवी मॉनिटर हैं, क्या कुछ टीवी मॉनिटर हो सकते हैं, तो कुछ हो सकते हैं। कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है, कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है, तो कुछ हिस्सा हो सकता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर निकल के आएगा, तो केवल 2 वाला जो है यही यहाँ पर निकल के आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो सभी मॉनिटर लैपटॉप हैं, सभी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है, कुछ हिस्सा है। कुछ टीवी मॉनिटर हैं, कुछ टीवी मॉनिटर हैं, कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है, कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है, कुछ हिस्सा है। तो इस कारण से जो है यहाँ पर 2 ही यहाँ पर निष्कर्ष निकल के आएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंकित को याद है कि उसका जन्मदिन 8 अगस्त के बाद 8 के बाद परंतु 12 अगस्त से पहले का है, और उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 5 अगस्त के बाद परंतु 10 तारीख से पहले है। तो कौन सी डेट में हो सकता है उसका जन्मदिन? तो जन्मदिन कौन सी डेट में हो सकता है? 9 तारीख में, क्योंकि यहाँ पर अंकित को तो याद है कि 8 अगस्त के बाद का है, परंतु 12 अगस्त से पहले का है। मतलब 8 के बाद में 9 का भी हो सकता है, 10 को भी, 11 को भी, 12 से तो पहले का ही है। और उसकी माता को याद है कि 5 के बाद का है, 5 के बाद में 6, 7 और 8 को तो है नहीं, क्योंकि 8 तो बाद के ही कह रहे हैं, परंतु 10 से पहले का है, 10 से पहले का। अब ये तो कह रहा है कि 8 के बाद का, इसकी माता कह रही है कि 10 से पहले का है, तो इसका मतलब है 9 तारीख का ये रहेगा जो ऑप्शन 2 में है। इसके बाद हमारी इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि फ्लोइंग सेंटेंस आर गिवन डायरेक्ट स्पीच, चेंज द सेंटेंस इनटू करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। तो जब हम इसे बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका? ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो कौन से वाला इसका बनेगा?
तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ही सेड टू को यहाँ पर चेंज होगा, किसमें, आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग जो है इसका बनेगा ही के अनुसार आई के, तो क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, जो ऑप्शन 1 पे है। तो यहाँ पर क्या है, ही सेड टू मी को आस्क्ड में हो जाएगा और व्हाट आई वाज डूइंग। नेक्स्ट है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर तो कैपिटल लेटर्स, तो यहाँ पर जो आपने फ्लोइंग आइटम्स वर्ड कैपिटल लेटर, फ्लोइंग फॉरवर्ड, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट, तो विपरीतार्थक जो है विलोम उल्टा आपने बताना है। यहाँ पर इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा क्या होता है, वृद्धि करना या बढ़ाना कह देते हैं इसको। तो बढ़ाना मतलब घटाना, कम करना, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस करना मतलब घटाना, ऑप्शन 1 वाला। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में है अगेंस्ट इज कीवर्ड्स आर गिवन फॉर सजेस्टिव मीनिंग, चूज द वर्ड प्रेस विच इज द नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ द कीवर्ड। तो इसका समानार्थी बताना आपने। तो इसका समानार्थी इसको कह देते हैं व्यभिचारी जो होता है, कामुक, लंपट व्यक्ति। तो जब इसका समानार्थी पर्यायवाची हम देखेंगे तो ऑप्शन 1 वाला बनेगा इसका, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है। इसके बाद हमारे यहाँ पर हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि वह खाता होगा। वाक्य की क्रिया किस काल की है, तो कौन से काल की है ये, तो यहाँ पर होगा में है, होगा, तो मतलब आगे कौन से काल की बात है, संदिग्ध, वर्तमान की, भविष्य की, सामान्य भविष्य की या संदिग्ध भूतकाल की। तो संदिग्धता तो यहाँ पर इसमें हमें लग रही है, खाता होगा, लेकिन कौन से काल की है, तो ये है ऑप्शन 1 में संदिग्ध वर्तमान काल की। वर्तमान काल में काल व्यापार की पूर्णता में संदेह व्यक्त करने वाली क्रिया रूपांतरण को हम संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे, तो वह खाता होगा। नेक्स्ट है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस लोकोक्ति का सही उत्तर बताइए। खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्से दूसरे पर निकालता है। किसी बात पर क्रोध करना, कार्यपूर्णता व्यवहार करना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन 1 वाला। खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक वचन सही नहीं है, सत्य, दर्शन, व्यथा या वर्षा। तो एक सही नहीं है, कौन सा, जो ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो दर्शन जो है यहाँ पर इसमें सही नहीं है, तो क्या है यहाँ पर एक वचन था, एक वचन नहीं है दर्शन। इसके बाद आ जाता है वायु का समानार्थी नहीं है। अब कौन सा नहीं है, ऑप्शन 2 वाला, समीर, अनिल, मारू। तो समर जो है यहाँ पर नहीं है। समर जो है ये युद्ध के लिए प्रयुक्त होता है, युद्ध के लिए। समीर, वात, हवा, पवन, अनिल, मारुत, ये सभी क्या देते हैं, वायु को। इसके बाद है खिलौना शब्द का मूल शब्द है, तो कौन सा इसमें धातु प्रत्यय बना है, तो यही जो है यहाँ पर इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 2 में है, खेल शब्द है यहाँ पर और ओना इसमें प्रत्यय है, खेल और ओना, खिलौना। इसके बाद है इनमें से नवीन शब्द का विरुद्ध बताना है, नया, पुराना, प्राचीन या पुरातन। नवीन का विरुद्ध है कौन सा, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है। नवीन मतलब नया और पुराने को प्राचीन कह देते हैं, जैसे पुरातन नूतन होता है, तो इसी प्रकार से है ही। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है दूर के डोल सुहावने लगना। इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, परनिंदा अच्छी लगना, अनदेखी वस्तु भाना, कानों सुनी बात पर विश्वास करना या ढोल की ध्वनि दूर से ही अच्छी सुनाई पड़ती है। तो इसका अर्थ बताना है और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा 2 वाला। तो दूर के डोल सुहावने लगने का मतलब है अनदेखी वस्तु भाना, जो वस्तु नहीं देखी है। इसके बाद है जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो और जहाँ भिन्न भिन्न अर्थ हो तो वहाँ पर अलंकार इसमें कौन सा होता है।
तो यहाँ पर अलंकार की अगर हम जो है बात करें तो ऑप्शन 3 वाला जो हमारा सी आंसर यहाँ पर रहेगा। तो यमक जो है यहाँ पर अलंकार होता है। तो जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ भी अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। प्रसिद्ध उदाहरण है, इसका आपने पढ़ा भी होगा, कनक कनक ते सौगुण बिन मादक था दिखाए, यो खाए बोराए नर पाप बेरोने। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये इसका उदाहरण है। और तो जैसे कनक कनक इसमें आया था तो एक का मतलब सोना और दूसरे का मतलब धतूरे से है। शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो वहाँ पर होगा यमक अलंकार। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? थोड़ा सा गुणवाचक है, निश्चित संख्या है, सर्वनामिक है या अनिश्चित परिमाणवाचक है? थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखें तो हमें जो है ये नहीं पता लग रहा है 1 किलो 2 किलो 3 किलो कितना दूध गर्म करना है, बस थोड़ा सा करना है। थोड़े से में हमें पूरा पक्का पता नहीं लगा है कितना है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर ये अनिश्चित परिणाम के बारे में बता रहा है। कोई, कुछ, सब कुछ, तो ऐसे कुछ शब्द है जिनसे आप इसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। तो इसमें चौथा क्या है? गुणवाचक, क्रिया की विशेषता, तीनों है या संख्यावाचक है? चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। तो यहाँ पर जो है ये संख्या के बारे में बतला रहा है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 20वां, तो ये संख्यावाची है। तो इस प्रकार से जो हमारी यहाँ पर आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।